स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन फास्ट ट्रैक इशू पूरा टॉपिक कवर करेंगे कि कैसी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं फास्ट ट्रैक इशू करने के लिए और कौन कौन कर सकता है। बेसिकली इतना समझो, फास्ट ट्रैक इशू एक वो इशू होता है जो कि थोड़ी सी जो इशू वाली जो वो चीज़ें रहती है ना, काफ़ी अपन ने देखा कि सेबी काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशंस, और काफ़ी वेट करना पड़ता है। और उसके बाद कुछ पब्लिक में भी इंटीमेट किया जाता है कि अगर आपको कुछ अपोज करना है तो वो सब चीज़ें रहती हैं, वेबसाइट वगैरह पे सारी चीज़ें होती है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने वो सब डिस्कस कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ें ICDR रेगुलेशंस और LODR वगैरह। LODR तो अपन ने नहीं देखा, इसके पहले वाली वीडियो में अपन ने ICDR रेगुलेशन समझा था, बेसिक इंट्रोडक्शंस और क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट, और वो सब अपन ने फंक्शंस वगैरह समझे थे। इसके बाद ये उसी का पार्ट है ICDR का, जिसमें अपन वेरियस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अलग अलग वीडियोस में। ठीक है, तो ये है फास्ट ट्रैक इशू ओनली अलाउड फॉर FPO। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखो क्या बोला हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट ट्रैक इशू enables वेल एस्टेब्लिश्ड एंड लॉ कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनीज टू एक्सेस इंडियन प्राइमरी मार्केट इन अ टाइम इफेक्टिव मैनर। ठीक है, टाइम इफेक्टिव मैनर के थ्रू FPO एंड राइट इशूज। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें बोली हुई हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और राइट इशू। FPO और राइट इशू के थ्रू आप मतलब थोड़ा सा और उसको टाइम इफेक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ को लाई गई, फास्ट ट्रैक इशू को लाया गया। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है फॉर दी फास्ट ट्रैक इशू। An issuer company need not file the draft of a document with SEBI and obtain observation from SEBI if it satisfies the following conditions। ठीक है, अपन को पता है कि आपको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है सेबी को, और सेबी जब उसको ऑब्जर्व करेगी सारी चीज़ें चेक होती हैं, और उसमें काफ़ी सारा समय चला जाता है। अपन ने पिछली वीडियो में बात कर ली है, 6 महीने, 7 महीने, 18 महीने, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। अब सारी लिस्ट आएगी, वो लिस्ट एक एक करके देखते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, पहली है लिस्टिंग। द इक्विटी शेयर ऑफ द इशूअर हैव बीन लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट। यानी कि आपकी जब रेफरेंस डेट होगी उससे पहले के 3 साल देखे जाएंगे, वहाँ पे आपकी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 3 साल में आपके जो शेयर्स हैं लिस्टेड होने चाहिए। FPO यानी कि लिस्टेड हो गई, तो ऑलरेडी लिस्टेड है तो ही आपका क्या बोलते हैं ये एलिजिबल माना जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया समझते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द इशूअर इज हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ऑन द रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट जो भी रहेगी आपकी फास्ट ट्रैक इशू जब आप कर रहे होंगे, तो उसकी जो रेफरेंस डेट होगी तब आपके जो भी जितने भी प्रमोटर रहेंगे ना, उन लोगों की शेयर होल्डिंग सारी की सारी डीमटेरियलाइज फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि उनके पास कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होंगे शेयर्स के, सारी चीज़ें उनके पास डीमटेरियलाइज फॉर्म में होगी। जैसे अपन देखते हैं अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा वगैरह, जो भी अपस्टॉक्स ये सारे अकाउंट्स होते हैं ना डीमटेरियलाइजेशन के, ब्रोकर जैसे होते हैं, तो उस फॉर्म में उनके पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की एक कंडीशन है। द एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग of the issuer is at least 1000 crore rupees in case of FPO and 250 crore rupees in case of right issue। ठीक है, द एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा होगा पब्लिक शेयर होल्डिंग का, उसका एवरेज किया जाएगा, और शुड बी ऑफ द इशूअर इज टू बी एटलीस्ट 1000 करोड़ इन द केस ऑफ FPO सॉरी, और 250 करोड़ इन द केस ऑफ राइट इशूज। मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंडीशन आपको पूरी करनी है। चौथी कंडीशन देखते हैं, ट्रेडिंग टर्नओवर। क्या बोला हुआ है? द एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आपने से विद इन अ डे, सेम डे पे खरीदा और सेम डे पे ही बेच दिया, तो उसको जो ट्रेडिंग किया जाता है इंट्राडे, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपने खरीदना बेचना किया, शेयर अपने शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करी, तो उसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो उसमें क्या बोला हुआ है? द annualized trading turnover that is intraday trading of the equity shares of the issuer during 6 calendar months immediately preceding the month of the reference date has been at least 2% of the weighted average number of equity share listed during 6 months period। तो आपका जो रेफरेंस डेट रहेगा ना, वहाँ से पिछले 6 महीने में देखा जाएगा कि आपकी जो भी वो है इंट्राडे की जो ट्रेडिंग की फ्लक्चुएशंस और वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग देखी जाएगी इक्विटी शेयर्स की ड्यूरिंग 6 कैलेंडर मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रेफरेंस डेट हैज़ बीन एटलीस्ट 2% ऑफ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ड्यूरिंग द 6 months पीरियड।
ठीक है। इन 6 महीने में जितने भी लिस्टेड शेयर्स रहेंगे, मतलब लिस्टेड शेयर जो होंगे आपके, उसमें एटलीस्ट 2%, ठीक है, नॉमिनल है 2%, तो आपकी अगर अच्छी कंपनी है तो होगी ही होगी, तभी आप फास्ट ट्रैक इशू के लिए अप्लाई कर रहे हो कि हाँ भैया मेरे को जल्द से जल्द लाने हैं। तो एटलीस्ट 2% आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में होनी चाहिए, weighted average number of equity shares का, listed during such 6 months period. However, if the public shareholding is less than 15%, अपन को क्या बोलते हैं, अगर इन केस किसी काफ़ी कंपनियां होती हैं जिनकी शेयर होल्डिंग्स, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग्स सिर्फ प्रमोटर्स और उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स वगैरह के पास रहती है, पब्लिक के पास कम रहती है। मान लो 10% पब्लिक के पास है, 90% उन लोगों के पास है। तो उस केस में क्या है, however, if the public shareholding is less than 15% of the issued equity capital, the annualized trading turnover of its equity shares has been at least 2% of the weighted average number of equity shares available as free float during the 6 months period। ठीक है, इसको वापस देखो। फ्री फ्लोट अपन ने जो शब्द देखा, पहले फ्री फ्लोट का मतलब बता देता हूँ। फ्री फ्लोट का मतलब वो होता है जो कि मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल है, ठीक है। काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लॉक इन पीरियड में रहते हैं, जिसको आप ट्रेड बेच नहीं कर सकते, वो सिर्फ वहीं पे रहेंगे, ठीक है। वो एक तरीके से बांध दिए जाते हैं। यहाँ पे उनकी बात करिए, फ्री फ्लोट यानी कि उन शेयरों को मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। However, if the public shareholding is less than 15, मतलब उसी को देखते समझते हैं। However, if the public shareholding is less than 15% of its equity shares capital, the annualized trading turnover of the equity shares has been at least 2% of the weighted average number of the equity shares available as free float during the 6 months period। ऊपर अपन ने जो देखा ना, 6 महीने में होने चाहिए एटलीस्ट 2%, और सारी चीज़ें आपको सिमिलरली दिख रही होंगी, पर वहाँ पे जो था वो लिस्टेड शेयर्स की बात करी हुई थी। देखो, एटलीस्ट 2% ऑफ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर लिस्टेड ड्यूरिंग सच 6 months पीरियड, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देखो, इक्विटी शेयर्स हैज़ बीन एटलीस्ट 2% ऑफ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स अवेलेबल एज फ्री फ्लोट। जो अवेलेबल है फ्री फ्लोट के लिए, उसमें देखा जाएगा 2% आपकी होनी चाहिए। अगर 10% या फिर 15% से कम की आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है उसमें, ठीक। आगे देखते हैं। डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेडिंग टर्नओवर, डिलीवरी जैसे एक इंट्राडे होता है, एक होता है ट्रेडिंग डिलीवरी। ये आज ले लिया मैंने, अब मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया मैंने, मतलब 1 साल तक 6 महीने तक नहीं बेचना, तो उसको बोला जाता है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर कितना होना चाहिए, एनुअलाइज्ड डिलीवरी बेस्ड, एनुअलाइज्ड बोला है बेटा, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर, वहाँ पे भी एनुअलाइज्ड ही था और यहाँ पे भी एनुअलाइज्ड ही था, इसीलिए तो एवरेज होगा ना। Annualized delivery based trading turnover of the equity shares during 6 calendar months immediately preceding the month of the reference date has been at least 10% of the annualized trading turnover of the equity shares during such 6 months during such months period। ठीक है, तो ऊपर जो 2% की बात हो रही थी, यहाँ पे 10% की बात हो रही है कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर में आपका जो भी इक्विटी शेयर्स रहेंगे पिछले 6 महीने के अंदर रेफरेंस डेट से, हैज़ बीन एटलीस्ट 10% ऑफ द एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर ऑफ द इक्विटी शेयर्स, ठीक है। उसका 10% आपका होना चाहिए, किसका, एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर ऑफ द इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग सच 6 months पीरियड, ठीक। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला हुआ है, देखो, कंप्लायंस विद LODR, बात करिए अपन ने LODR की। LODR पे पूरा का पूरा चैप्टर है, तो समझेंगे अच्छे से। काफ़ी भारी चैप्टर है ये, ICDR, LODR, और अभी और भी हैं स्टार्टिंग में इसमें भी, ठीक है। देखेंगे क्या बोला हुआ है। Compliance with LODR, the issuer has been in compliance with the equity listing agreement or listing regulation 2015 SEBI की जो है, as applicable for a period of at least 3 years immediately preceding the reference date। उन लोगों को, मतलब इशूअर को, पिछले 3 साल में ये चीज़ों का पालन किया होना चाहिए। सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 का, और जितने भी कंप्लायंसेस हैं इक्विटी लिस्टिंग अग्रीमेंट और ये सारी चीज़ों के, वो पिछले 3 साल के देखे जाएंगे, और उसका आपको कोई भी वहाँ पे ब्रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ द मॉनेटरी फाइन्स बाय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ऑन द इशूअर शेल नॉट बी ग्राउंडेड। मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ ब्रीच नहीं होनी चाहिए, कोई भी। देखो क्या बोला हुआ है, इम्पोजिशन ऑफ मॉनेटरी फाइन्स, यानी कि आपने कुछ लोचा लपाटा किया होगा तो आपको फ़ाइन भरना पड़ा। फ़ाइन भरना पड़ा, जैसे ही फ़ाइन आपने भर लिया ना, तो आप यहाँ से निकल जाओगे, फास्ट ट्रैक इशू आप नहीं कर सकते, ठीक है। साफ सुथरे होने चाहिए फास्ट ट्रैक इशू करने के लिए।
आगे देखेंगे, ठीक है, आगे शेल नॉट बी ग्राउंड्स, मतलब शेल नॉट बी, मॉनेटरी फाइन्स आपके ऊपर नहीं होने चाहिए ऑन द इशूअर, शेल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर इन एलिजिबिलिटी फॉर अंडरटेकिंग इशुएंस अंडर दिस रेगुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स, अपन को रिड्रेसल वाला पता ही है कि कितनी जल्दी आप किसी भी इन्वेस्टर की कोई कंप्लेन है तो उसको सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है देखते हैं। इन्वेस्टर कंप्लेंट, द इशूअर हैड रिड्रेस्ड एटलीस्ट 95% of the complaint received from the investors till the end of the quarter immediately preceding the month of the reference date। आपकी जो रेफरेंस डेट रहेगी उससे पिछला जो क्वार्टर जहाँ ख़त्म होगा ना, वहाँ तक आपने एटलीस्ट 95% आपकी जितनी भी कंप्लेंट आई होंगी ना उसकी 95% आपने रिड्रेस यानी कि उसको सॉल्व कर देना चाहिए, उसको उन लोगों को समाधान निकाल के देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एटलीस्ट 95%। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नो शोकॉस नोटिस, क्या बोला हुआ है, नो शोकॉस नोटिस हैव बीन इशूड on or prosecution proceedings have been initiated by the SEBI and pending against the issuer or the its promoter or whole time director as on the reference date। reference date तक कोई भी किसी भी इशूअर, कोई भी क्या बोलते प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, कोई भी KMP वगैरह किसी के भी खिलाफ शो कोस नोटिस नहीं इशू होना चाहिए, या कोई भी पेंडिंग लिटिगेशंस उनके नाम पे नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई भी क्या बोलते किसी प्रकार का उनके ऊपर आरोप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे KMP और ये सारी चीज़ें बोली, यहाँ पे इन लोगों ने कवर नहीं की है। ठीक है, तो अपन सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना यहाँ पे दिया हुआ है, अपने और शब्दों को प्रयोग आपने अपना दिमाग नहीं चलाना है यहाँ पे स्पेशली। तो यहाँ पे से को सिर्फ इतना अपन देखो क्या लाइन लिखेंगे, नो शो कॉज नोटिस हैव बीन इशूड और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द सेबी एंड पेंडिंग अगेंस्ट द इशूअर और इट्स प्रमोटर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स एज ऑन द रेफरेंस डेट। ठीक है, 3 नाम बोले, 3 नाम लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नो एलिज्ड वायलेशन, देखो काफ़ी सारी चीज़ें अभी जो 3 पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं वो वायलेशन और ये सारे लिटिगेशन वगैरह के ऊपर ही हैं, तो काफ़ी चीज़ें याद करने के लिए सिंपल है। देखो, नो एलिज्ड वायलेशन, इशूअर और प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर और द इशूअर हैज़ नॉट सेटल्ड एनी alleged violation or of securities law through the consent of or settlement mechanism with the SEBI during 3 years immediately preceding the reference date। यहाँ पे उन लोगों ने बोल दिया आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए और पिछले 3 साल में कोई होनी ही नहीं चाहिए, और आपने अगर सेट ऑफ भी करी होगी ना कि हाँ भैया मैंने पेनल्टी भर के कर दिया उसको, अब मेरे ऊपर कोई वायलेशन नहीं है, तो भी हम नहीं मानेंगे, होनी ही नहीं चाहिए पिछले 3 साल में। देखो वापस पढ़ो, इशूअर और प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर ऑफ द issuer has not settled any alleged violation of securities law through the consent or settlement mechanism with the SEBI during 3 years immediately preceding the reference date। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिनरी मेजर्स, वो क्या है, इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर हैव नॉट बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द ट्रेडिंग एज अ डिसिप्लिनरी मेजर्स ड्यूरिंग लास्ट 3 years immediately preceding the reference date। 3 साल हर किसी में, तो याद करने के लिए काफ़ी सिंपल है। पिछले 3 साल में आपकी कंपनी के कोई भी शेयर्स सस्पेंड नहीं होने चाहिए। सस्पेंड तभी होंगे जब आपने कोई वायलेशन किया होगा। सिंपल है, एक ही पेज पे चीज़ें चल रही हैं, आप याद रख सकते हो अच्छे से। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर शैल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द लीड मर्चेंट बैंकर्स एंड द इशूअर ऑफ इट और इट्स ग्रुप और एसोसिएट कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल रेगुलेशंस। ठीक है, आपस में भी आपके कोई ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि वो कुछ बोल रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो उसके आपसी मतभेद के चक्कर में किसी का नुकसान नहीं हो, इसलिए बोला हुआ है कि आपका होना ही नहीं चाहिए। देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर शैल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द लीड मर्चेंट बैंकर, किसी भी कंपनी को लीड मर्चेंट बैंकर या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन ने पिछले वीडियो में बात करी, मर्चेंट बैंकर की और इशूअर और इट्स ग्रुप और एसोसिएट कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल रेगुलेशंस। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सूझबूझ के साथ मिलके काम करना है। आगे बात करेंगे ऑडिट क्वालिफिकेशन। ठीक है, देखते हैं क्या बोला हुआ है। ऑडिट क्वालिफिकेशन,
Audit qualification, impact of audit qualification, if any, and where quantifiable on the audited accounts of the issuer in respect of those financial years for which such accounts are disclosed in the letter of offer, does not exceed 5% of the net profit or loss after tax of the issuer for the respective year. अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है ना, इसको थोड़ा सा वापस से समझते हैं और इसको थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं. Impact of audit qualification, if any, and where quantifiable on the audited account of the issuer in respect of those financial year for which such accounts are disclosed in the letter of offer, does not exceed 5% of the net profit or loss after tax of the issuer for the respective year. ठीक है, बेसिकली इतना बोला हुआ है कि यहाँ पे ना ऑडिट रिमार्क की बात करी जा रही है कि आपकी कंपनी के ऊपर ऑडिट क्वालिफिकेशन होती हैं, वहाँ पे आपकी कंपनी के खिलाफ कोई भी ऑडिट रिमार्क नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ चीज़ें फुलफ़िल नहीं करी है. ये देखो पढ़ने में तो अपन को समझ में नहीं आ रहा, पर ये नेगेटिव टर्म्स में यूज़ किया गया है. इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन शुड बी क्लियर एंड फेयर. वहाँ पे कोई भी आपकी क्या बोलते हैं रिमार्क्स नहीं होने चाहिए. ऑडिट कंपनी होती है, ऑडिट रिमार्क्स नहीं होने चाहिए आपकी कंपनी के खिलाफ कि तुमने जो ये अकाउंट्स और डेटा वगैरह प्रोवाइड किया है वो गलत है, ठीक है. तो वो रिमार्क्स नहीं होने चाहिए. अब एक बार वापस पढ़ेंगे और इसको जानने देंगे. कितने सारे अपने पॉइंट्स ऑलरेडी देख लिए हैं, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक को एंड करेंगे. देखो एक बार वापस से. इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन, इफ एनी, एंड वेयर क्वान्टिफाइबल on the audited accounts of the issuer in respect of those financial year for which such accounts are disclosed in the letter of offer, does not exceed 5% of the net profit or loss after of the issuer of the respective year. 5% से ज़्यादा नहीं दिख रही है of the net profit or loss after tax, ठीक है. तो गलत हो गया ना एक तरीके से. 5% से ज़्यादा आपका होना चाहिए, ठीक है. ऑडिट रिमार्क वाला ही सिंपल ध्यान रखो. और इसको अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है ना, तो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि ऑडिट रिमार्क नहीं होना चाहिए. अपन ने सारे के सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल कर लिए, पूरी कर लिए, और उसी के साथ अपन को फास्ट ट्रैक इशू एप्लीकेबल हो गया, ठीक है. मुबारक हो, ये वाला टॉपिक अपना ख़त्म हुआ. आगे अपन फिर अभी देखते जाएंगे क्या क्या अपन ने देखना है. और ये एक पार्ट था सेबी ICDR रेगुलेशन 2000 कौन सी है 18, ठीक है. तो उसका पार्ट था. आगे कंटिन्यू करेंगे फिर दूसरी टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.